श्रोताओं, मैं डॉक्टर मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज इंटरनेशनल डिसेबल्ड डे पे आपसे एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूं जिसको मैं बचपन से जानता हूं, बचपन से उनके संघर्ष को देखा है और ये भी देखा है कि किस तरह से जीवन में संघर्ष में रहते हुए धीरे धीरे उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की। उसके बाद वो बैंक में काम करने लगे और फिर ये भी देखा कि उसी बैंक से एक मैनेजर के तौर पर वो रिटायर हुए। तो मैं किसी और की नहीं, मिस्टर प्रवीण बहल की बात कर रहा हूं। आप गुड़गांव के क्षेत्र में जाने माने शख्स हैं, क्योंकि इस दिन पर प्रवीण बहल से बात करना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। कारण ये है कि इनका संघर्षमय जीवन हमारे सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करता है और मेरे निजी मित्र होने की वजह से मैं इनका विशेष तौर पर यहाँ आने पे स्वागत करता हूँ। प्रवीण जी, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। प्रवीण जी, आप जानते हैं कि बचपन से हम एक दूसरे को देखते रहे हैं और आपने जिस ढंग से संघर्ष किया और आगे बढ़े, क्योंकि मैं उसका एक विटनेस हूं, तो मुझे आपके उस संघर्ष के लिए आपके प्रति एक विशेष अनुकंपा, एक विशेष लगाव मुझे हमेशा रहता है। और आज के इस इंटरनेशनल डिसेबल्ड डे पे मुझे और कोई व्यक्ति ऐसा उचित नहीं लगा जिससे मैं बातचीत करूं। तो आज आपसे बातचीत करते मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे श्रोताओं को बहुत विस्तार से, बहुत बेबाकी से अपना व्यू पॉइंट रखिए। कारण ये है कि आम जनता या हमारी ऑडियंस सिर्फ इधर उधर किसी इक्का दुक्का व्यक्ति को डिसेबल्ड रूप से देखती है, लेकिन उसके प्रति कितना संवेदनशील होना चाहिए, कितना इनसाइट से उनकी पूरी जीवन की गाथा को समझना चाहिए, इसका प्रयास नहीं किया जाता। उसका कारण शायद ये भी है कि जब तक इनको कहा नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, तो इनकी जो संवेदनाएं हैं वो इतनी सेंसिटिव रूप से इस तरह के लोगों को समझने में असमर्थ रहेंगे। आज आपसे बात करके, जहां हम डिसेबल्ड डे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वहां पर आपकी भुक्तभोगी कहानी को, दास्तां को, संघर्ष को मैं इन लोगों के सामने लाना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखिए। मकसद सिर्फ इतना है कि आम लोग और संवेदनशील होके आप लोगों के जीवन को समझें। आपने बहुत बड़े ही उचित तरीके से अपने वक्तव्य में कई सवाल खड़े कर दिए। जी जी। उन सवालों को अगर हम खड़े करें तो, या उनके ऊपर विचार करें तो जी, तो बड़े गंभीर हैं। यस। उन गंभीर हम समस्याओं के ऊपर गौर करें तो अभी भी बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं। यस। जबकि लोगों के या आम जनता की भावनाओं में ये घर कर चुका है कि सरकार इनको बहुत कुछ दे रही है। एग्जैक्टली। वो किसी संपन्न विकलांग को देखते हैं, जैसे मुझे ही देख लेते हैं। हाँ जी। तो वो कहते हैं यार ये हमारे देश को लूट के खा रहे हैं। ओके।
ठीक है, ओके, क्योंकि वो इस गहराई तक नहीं जाते हाँ, कि इनका संघर्ष, यस, जहाँ ये काम कर रहे हैं, हाँ, इनकी मेहनत, यस, क्या ये काम कम कर रहे हैं, हाँ, क्या ये बिना काम के पैसा ले रहे हैं, हाँ, क्या ये मतलब कि ठीक नहीं है उनको रखना। यस, एक जो मैं अपना बताता हूँ, हाँ, मैं सभी को जानता हूँ, हाँ, मैं एक व्यक्ति से 1.5 गुना ज्यादा काम करके आता था। ओके, ठीक है जी, बैंक की बात, हाँ बैंक की बात, बाहर भी, हाँ, हाँ, बाहर भी मैं अपने घर में जो मेरा संस्था का ऑफिस था, मैं 6 बजे वहां पहुंच जाता था। ठीक है, जो दूसरा व्यक्ति है वो 8 बजे तक बैंक बैठा रहेगा और काम उतर नहीं होगा जितना मैं करके ठीक है, निकल जाता था। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर ये था कि बहुत सारी समस्याएं थी जो हम चाहते थे कि हमें सम्मान मिले, ठीक, हमें उचित जो एक स्थान मिले समाज के अंदर, राइट, उस स्थान के लिए हाँ, हमें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, जो मैं सोचता हूँ, अब मेरी उम्र 73 साल की हो गई है, हाँ, फिर भी मैं सोचता हूँ कि उस ल्यू में शायद 100 में से 20 या 25% ही मिल पाया, ठीक है, पूरा नहीं मिल पाया। ठीक है, जो व्यक्ति निजी रूप से अपने संविधान को ढूंढ रहा है, या फैमिली से ढूंढ रहा है, या पैसे के बल पे ढूंढ रहा है, या उसको कोई स्टेज मिल गई है, वो कुछ लोग बन गए। ओके, ठीक है, कुछ एक ऐसी योजनाएं हैं जो मैं कल भी एक इंटरव्यू में कह रहा था, कहीं बाहर जा रही थी, मैं कह रहा योजनाएं बन गई, ठीक, ठीक है, ठीक है, मैं एक मंत्रीगण की जो सुन रहा था, कह रहा हम 1-2 साल में विकलांगता की समस्या खत्म कर दोगे, विकलांगता ही खत्म कर देंगे। ओके, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, भाई कैसे कर देंगे, कोई एक्सीडेंट होगा, टांग कट जाएगी, हाँ, तो आप ये सब कैसे कर लेंगे। यस, ठीक है, हाँ, आप बोलने से पहले कम से कम समझिए, हाँ, उनकी प्रॉब्लम को समझिए, यस, विकलांगता है क्या है, हाँ, डिसेबिलिटी है क्या है, यस, क्या डिसेबिलिटी को खत्म करना हमारी जबान से हो जाएगा। कह देंगे जी हम दे, जैसे मैंने बताया अभी भी एक एग्जांपल कल की भी बताई थी, एक बीमार व्यक्ति है, हाँ, उसको उठाने वाला कोई नहीं है, वो बरेली से काम करने आया हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, हाँ, उसको कोई ले जाने वाला नहीं है ठीक ये है, हॉस्पिटल तक, ठीक है, उस बेचारे के पास इतना पैसा नहीं है जो दे सके। तो गवर्नमेंट उस ल्यू में, या सरकार या सरकारी एनजीओ क्या कर रहे हैं, या गवर्नमेंट के एनजीओ क्या कर रहे हैं। ठीक है, आखिर में उसने मेरे को फोन किया, मैंने जितना कर सकता था घर बैठ के फोन के ऊपर उतना किया। जब इतना किया तो उसके बाद जो 15 मिनट का काम था, डॉक्टर ने 42,000 रुपये मांग लिए। वो बेचारा कहाँ से लाए, नहीं ला सकता। 42 की चलो 22 करवा दिया, फिर इकट्ठे करके उसको दिए गए। तो मैं सोचता हूँ इसमें गवर्नमेंट के नियम क्या है। बिल्कुल ठीक है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां हम एक टेलीफोन करें तो उसको एक राहत मिल जाए, ठीक राहत में क्या हमारे देश में राहत उन्हीं को मिलती है, या तो बहुत अमीर हो, ठीक है, आप कहीं भी देख लीजिए, आप कोई भी देख लीजिए, या फिर कोई गरीब उठता है तो 100 में से 1 उठता है, ठीक, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके। ठीक है, जहां तक मैं आपको 2 सेंटेंस में एक ही बात बताता हूँ कि जब मैं उठ रहा था मेरे घर बार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, यार कहाँ पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, उसको कॉलेज छोड़ना, कॉलेज से लाना, इतना पैसा कौन लाएगा। ठीक है, तो हमने कहा हम अपने आप करेंगे सारा, कैसे मैनेज करेंगे ये हमारे ऊपर है, सिर्फ आप हमें रोटी खिला दीजिए। ठीक है, रोटी के ऊपर अब एक लंबी कहानी है, इसको सारा विस्तार से नहीं दिया। अभी मेरी कई किताब, एक विकलांग अधिकार किताब आ रही है, कहाँ है उसका नाम रखा है विकलांग अधिकार कहाँ है, ठीक है, कहाँ से जाके ढूंढूं, ठीक है, ढूंढूं कहाँ से मैं, उसके ऊपर लिखी। तो इसलिए मैंने बताया मेरी जितनी कविताएं हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी दर्द है, गम है जो जनता समझे, समझ गए। पर समझ फॉरेन में समझ है। अब मैंने कनाडा की एक हिस्ट्री ली तो लाचार हो चुका था, तो वहां की रेड क्रॉस का काम ये था कि उसको सवेरे 2 घंटे के लिए एक आदमी भेजा जाता था जो उसको नहला के, उसको टॉयलेट वगैरह करा के, सब कुछ करके छोड़ जाता, शाम को फिर देता था। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी रेड क्रॉस को तो वो मारेगी जूते, जा भाई नहीं है। हमने कई बार भेजा, खून से लथपथ आदमी भेजा, भाई यहाँ से उसने रोहतक जाना है, तो वहां मिले अधिकारी को, कि सारे नाम मैं भी नहीं लेना चाहता, वे तो वो कहता नहीं यार 15 अगस्त को देंगे। तो मैंने कहा सर 15 अगस्त को या तो ये मर जाएगा या ठीक हो जाएगा, तो इसका यूज क्या होगा। ठीक है, हमने फिर आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग कुछ करके उसको कहा भाई तुम अपने घर। अब ऐसा कौन सा सिस्टम है आपकी रेड क्रॉस के पास
जब मैं मेंबर था रेड क्रॉस का, मैं मेंबर रहा हूँ बहुत पहले, हम्म। तो रेड क्रॉस का काम 40 करोड़ रुपया पड़ा हुआ। वहां पे विधवा आई, उनके कुछ उनको 100 150 रुपया मिलता था। तो हमने कहा इनको दे दो यार, इनका घर चल रहा। नहीं नहीं नहीं, रेड क्रॉस के भाई इतना फंड नहीं है। मैं भाई मेरा तो रह जाएंगे लोग, मैं बोलूंगा आप मानोगे नहीं, तो मैं नहीं रहना चाहता, मैं रह। तो ऐसी चीजें हैं हमारे। समझ गया मैं बात आपकी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से जब से मुल्क आजाद हुआ है अब तक, इन 70-75 सालों में डिसेबल्ड लोगों के लिए सरकार ने क्या कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं या नहीं बनाए, और उस दिशा में कुछ काम आप लोगों ने किया? क्योंकि आप उन एक्टिव पढ़े लिखे लोगों में से हैं जो इसका झंडा बुलंद कर सकते हैं और करा भी है आपने। हाँ, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई ऐसे स्ट्रक्चर्ड रूल्स रेगुलेशन नहीं बने क्या? बने। अच्छा, काफी कुछ हुआ भी है। ओके, ये नहीं है कि नहीं हुआ। हाँ, पर मैं आपको थोड़ा सा एक सेंटेंस में कहूंगा, उतनी तेजी से नहीं होना चाहिए था। ओके, थोड़ा सुस्ती से हुआ है। ओके, कई रूल बने हैं, अच्छा, वो रूल भी फाइलों में दबे हुए हैं। अच्छा, जैसे मैं बैंक में था तो आपको बैंक की बता देता हूँ, कई जगह ने DIR लोन इकट्ठा किया 4% में मिलना चाहिए, तो कोई उनको देना नहीं चाहता था, ये वापस नहीं करेंगे, ये डिसेबिलिटी को रोएंगे। तो दोनों तरफ प्रॉब्लम तो थी, इतनी उत्तेजना नहीं थी। ठीक है। क्योंकि अगर जब एक व्यक्ति को ये कहते हैं कि मैंने आपको ये हेल्प किया, तू मेरे घर के बाहर झाड़ू लगाया कर, हाँ, तो शायद मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहता था कि हमने एक व्यक्ति को कोई भला किया है या उसको कोई दिया है या दिया है, वो भूल जाइए, हमने उसके साथ सहानुभूति नहीं रखी, सहयोग दिया है। यस, मेरा नारा ये था कि इनको भीख नहीं, सहयोग चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मैं गवर्नमेंट को कहता था कि ये व्हील चेयर ये किस मत दीजिए, ऑर्डिनरी आदमी भी अपनी साइकिल खरीदता है, मोटरसाइकिल खरीदता है, आप इनको नौकरी दे दीजिए, हाँ, काम दे दीजिए, तो अपने आप खरीद लेंगे। यस, तो काम हुआ है, सुस्ती से हुआ है। ओके, ये मैं नहीं कहता कि काम नहीं हुआ। ठीक है। अब देखिए, दो चीजें मैं और ऐड करूंगा। कई लोग मेहनत से IAS भी बन गए। अच्छा, हाँ, इतना सा एक आदमी 2.5 फुट का आदमी IAS बना हुआ। ओके, ठीक है, IAS भी बने। कई सारे ऑफ डिसेबल्ड कैटेगरी, डिसेबल कैटेगरी। ओके, ठीक है, डॉक्टर भी बने हुए। ओके, ठीक है, ठीक है। पर ये कब बनेंगे? जब उनको फंडामेंटली नीचे से पुश किया जाएगा। यस, यस, नीचे से पुश होंगे। हाँ, ठीक है ना। ठीक। जब उनके कॉलेज जाने के लिए स्लोपिंग नहीं होगा, मैं जैसा आदमी व्हील चेयर पे जाना, स्लोपिंग नहीं है, हाँ, तो रोज किसको लेके आऊंगा? यस, तो वो सारी चीजें मुहैया दी जाएंगी। हाँ, तो इसको मतलब जो डॉक्टर बने हुए हैं या IAS बने सक्सेसफुल है, हाँ, तो इसकी जगह और भी हो सकते हैं, ये कहीं और काम आ सकते हैं दूसरे लोग। जैसे महिलाएं आई हैं तो आदमी फौज में उधर काम आ रहा है। यस, दूसरे देशों में जहाँ नहीं है, पाकिस्तान जैसे में, तो वहाँ कमी है। हाँ, बहुत सारी मैन पावर की कमी होगी, क्योंकि Yes. एक कैटेगरी को ले ही नहीं रहे। हाँ, अब लेने तो शुरू हुए हैं, उसके अंदर फंडामेंटल जो नीचे से पुश करना है, हाँ, वो थोड़ा सुस्त है। बैल साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह इत्फाक रखता हूँ। क्योंकि जैसे हम विदेशों में जाते हैं तो हम देखते हैं कोई भी बिल्डिंग हो, पब्लिक जहाँ आती जाती है, वहाँ पर डिसेबल्ड लोगों के लिए विशेष इंतजाम रखा जाता है, चाहे वो टॉयलेटरीज में है, चाहे वो लिफ्ट में जाने का है। ऐसी ही बात धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी शुरू तो देखने को मिलती है, लेकिन कुछ मामलों में आप ठीक कह रहे हैं कि वो जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें वो गति नहीं है जो होनी चाहिए थी। बट ऑल सेड एंड डन, whatever has been done is a good beginning, हम ये कह के चल सकते हैं। तो मैं जानने को इच्छुक था अपने श्रोताओं के लिए कि अगर कोई श्रोता किसी डिसेबल्ड पर्सन के प्रिविलेजेस को या स्कीम्स को देखना चाहे तो क्या कोई बुकलेट या कोई मिनिस्ट्री की ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनको पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है?
सबसे पहले तो मैं आपका एक भ्रम दूर करना चाहता हूँ। हाँ। भ्रम क्या है, जो आप देख रहे हैं, ये टॉयलेट है, ये स्लोपिंग है, हाँ। ये हमने नहीं बनाए, ठीक। किसी देश ने नहीं बनाए, हाँ। ये यूएनओ ने बनाए। ओके। यूएनओ ने गाइडलाइन दी है सारे देशों को। ठीक है। आप पाकिस्तान जाएंगे वहां भी जाए मिलेगा, मलेशिया में जाएंगे वहां भी ओके, मिलेगा। ओके। ठीक है, टॉयलेट भी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं तो बड़े विदेश गया हूँ, हाँ। तो शायद ये संभव नहीं हो सकता कि पहले ही एक टिकट में कॉलम है ये किस किस्म का है टिकट। अच्छा। इसको व्हील चेयर चाहिए, इसको आदमी चाहिए, ठीक है जी। अब वो चाहे पालम में हो या इस्लामाबाद में हो, ठीक है, आपको इस किस्म की फैसिलिटीज मिलेगी। राइट। ठीक है। ओके। और बहुत जगह आपको, जैसे कुवैत में, सिंगापुर में हमने देखा, वहां लोग हंस के आगे आते हैं। यस। हमारे कहीं पे हंस के नहीं आते, वो पैसा भी मांगते हैं। हाँ। पिछले दरवाजे से बहुत सारी बार मैं मॉल पे गया हूँ, टॉयलेट के ताले लगे हुए होते हैं। ठीक है। तो मैं कहता हूँ भैया मुझे जल्दी जाना है, सर चाबी ढूंढेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, आप कहीं कर लो ना, यहीं पे यहीं पे कर लो ना। हाँ। अब स्लोपिंग है, वो तो रुकेगी नहीं, आपके भी बार बनी है, वो तो दिखाई देगी पड़ेगी। क्योंकि स्लोपिंग का तो ये है कि ये वैसे रूल है, नक्शे में अगर होगी तो बिल्डिंग पास होगी। ओके। आप विजिट करके देखिए, 100 में से 75 पे नहीं मिलेगी। ठीक है। ठीक है ना। हाँ। तो ये जो यूएनओ कर रही है ना, यस, वो तो करेगी, बहुत अच्छा करेगी। ठीक है। जो हमारे इंडिविजुअल जो कानून आते हैं उसमें भी 25% तक जहां बड़ी उत्तेजना है, लोग बड़े पावरफुल है, जैसे मैं लड़ता था हर जगह, और फिर भी बड़े हैरानी की बात है, मैं बैंक में नहीं बना सका। मैं कहता यार सारे दुश्मन हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, मैं नौकरी कैसे करूंगा। ठीक है। मैं 34 साल वहां रह के आया और आज भी नहीं है स्लोपिंग। हाँ। ठीक है, मेरे दिल में था यार अगर इसके लिए लड़ूंगा, जितने बैठे हैं ना ये दुश्मन हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ी सी कमी है। मैंने बहुत बार ये लेटर भी लिखे हैं। आपको मैं एक लेटेस्ट चीज बता देता हूँ। मैं रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड होने से पहले से मैंने कहा यार मैं बीमार भी रहता हूँ, कहीं मुझे घूमने फिरने की भी है। लोग कहते हैं मैं 50 साल में कि मर जाऊंगा क्योंकि मैं घूम नहीं सकता। तो मैं लड़ता रहा कि हर पार्क में एक दरवाजा होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हैंडीकैप पार्क मिल जाए। ठीक है जी। बहुत लड़ा। एक बार म्युनिसिपल कमेटी का एक्सी आ गया घर में, हाँ जी बताइए कहाँ पे, आपके कौन से नियरेस्ट पार्क पे लगा दे। मैंने मेरे क्या लगानी, सबके लगा दो, चलो मेरे लगा दो। ठीक है, उस पार्षद भी आ गई, लगा देते हैं जी आपके पास। उसके बाद ठेकेदार भी आ गया जी, हमने ऑर्डर दे दिया, पर वो आज तक नहीं। ठीक है, आज तक नहीं लगे। ठीक है। इस बात को 20 साल हो गए। ठीक है। हाँ। तो ये कहने से अनुचित नहीं होगा कि मैं झूठ बोलता रहूं। नहीं, ठीक है, ठीक है ना, वो नहीं हुई अभी तक। ठीक। देखिए इस किस्म से बहुत खेल हैं जो हमने देखे हैं। हाँ, और फिर अच्छा, उसके बाद मेरी एक बात अभी आपसे जाननी बाकी बच गई है कि क्या कोई ऐसा बुकलेट, कोई ऐसा गजट नोटिफिकेशन या सरकारी तौर पर हिदायतें कहीं मिल जाती? हाँ बिल्कुल मिल जाएंगी। वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्ट्री जो है, शास्त्री भवन में, अच्छा, वहां से आपको मिल जाएंगे सारे। ओके। पहले मेरे पास थी। अच्छा, सारी डिस्ट्रिक्ट booklet। लेवल पर कहाँ है डिस्ट्रिक्ट ये दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो मेरे ख्याल इनकी कम होगी। नहीं, वो बट वी हैव वेलफेयर डिपार्टमेंट। हाँ वेलफेयर डिपार्टमेंट है। हाँ। वहाँ भी ऐसे हिसाब होगा, पर वो भेज देते हैं, दे भी देते हैं। आप उन्हें एक सिंपल लेटर लिखेंगे ना, ओके, तो वहाँ तो देंगे आपको। ये वेलफेयर शास्त्री भवन में, ठीक। तो आपको सारी मुहैया करवा देंगे। तो बैल साहब, अब हम इन जनरल बातों से थोड़ा सा आपके इंडिविजुअल एस्पेक्ट को भी जानना चाहेंगे कि बीइंग हैंडीकैप आपको लाइफ में क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या इम्पेडिमेंट्स आए जिनको आपने बहुत सक्सेसफुली कवर किया, वो बताना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ। शायद मेरे टाइम में आप भी कॉलेज में थे। यस। ठीक है। हाँ। मेरे अंदर एक गुमान और प्राउड होता था कि मैं ऐसा काम कोई ना करूं जो सामने वाला कहे कि यार इसको तो फालतू में मिल रही है ये प्रिविलेज। ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी जब मैं था तो मैंने कुछ नहीं मांगा। मैं ये नहीं कहता था कि मेरे एक ही कमरे में सारे पीरियड, ये इधर से इधर घूमना चाहता था, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, प्रॉब्लम तो होती थी, ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर प्रॉब्लम की समस्या कम थी कि बनिस्पत मेरे ऊपर टोंटिंग आए। ठीक।
उसको सहने में मेरी मानसिकता खराब होती थी। ठीक है। तो वहाँ के जो लोग थे या मेरे साथ के मेरे सहपाठी थे, वो मुझे बड़ी इज्जत से देखते थे। ठीक है। वो मुझे क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बनाते थे, वो भी करते थे। और उसके बाद एक और चीज रही कि जब मैं सरेंडर हो गया था, पैसे की कमी या उसके कारण से कभी रिक्शा पे नहीं आया, वही लोग मुझे घर भी साइकिल पे लेके आते थे। देखे, वो एक हुनर था। जब मैं शाम को घर में बैठता था, मुझे नहीं पता था कल कौन लेके जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उस सिचुएशन में मैं एजुकेशन लेता रहा। ठीक है। और उस एजुकेशन के बल पे मुझे कभी कभी पढ़ाई का भी बहुत कम टाइम मिलता था कि टैकल करने में, उसको टैकल करना है, उसको टैकल करना है, उसको क्योंकि एजुकेशन तो लेनी है। ठीक है। उसके अंदर देखिए, ये भी मुझे बुरा नहीं लगता कि मेरा भाई कभी नहीं लेके गया। ठीक है। वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। ठीक है। अब मैं गेट पे खड़ा हूँ नहीं, तो वहां उस समय एक दिन में गलानी तो आती थी, उसको एक्सपोज नहीं किया जाता था। ठीक है। ठीक है। समझ गया, एक्सपोज करना मुश्किल होता। इसी तरीके से हर जगह मैं आज तक अपने आप को अप टू डेट रख के रखा कि यार किससे कुछ ना मांगना है, ना कुछ करना है। जो तुम्हें खुदा ने हैसियत दी हुई है, उसके अगर कुछ आपकी हैसियत मानसिकता क्रश हो रही है, तो उसको बर्दाश्त करने की पावर रखो। समझे, उसको रखो अपने अंदर। तो यही कारण था कि मुझे प्रमोशनें भी मिलती रही, मेरी ट्रांसफर। हाँ, अगर मेरे ऊपर कोई बगावत होती है तो फिर मैं डट के लड़ूं। ठीक है। अब जैसे छोटी सी बात मैं आपकी एक और लेके जाऊंगा, मेरे तक नहीं। जब मेरी वाइफ रोहतक में थी और मैं गुड़गांव में था, तो मुझे नेशनल अवार्ड मिला। मैं राष्ट्रपति को क्या फायदा है, जब आप संजीवा रेड्डी था, जब प्रॉब्लम ही, इंदिरा गांधी भी वही थी, प्रॉब्लम ही हल नहीं होती, वाइफ वहां बैठी है, वो वहां बैठा है, मैं चल नहीं। कमाल है। तो डायरेक्टर को फोन किया, उन्होंने कहा भाई ये तो बाउंडेड है। तो भजन लाल था सीएम, उन्होंने कहा उससे बात कराई, भाई इसने अवार्ड लेना बंद किया हुआ। तो उन्होंने कहा बताओ इसका हल क्या। उन्होंने कहा कोई हल नहीं है, दोनों जो है ना नो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। हरियाणा में नौकरी करनी है ना, रोहतक मेडिकल भी है, ये भी है, तो दोनों अगर नो ऑब्जेक्शन ले ले, मैडम हरियाणा में नौकरी करेगी, तो एक चीज हम कहते हैं कि वो जूनियर बनेगी जिस दिन से गुड़गांव में आएगी, वो किसी का हक नहीं हो। भाई पहले क्यों नहीं बताया आपने? मैंने कहा पहले तो आपकी गाड़ी सीधी निकलती थी, कहीं रुकती नहीं थी। क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। अरे सीधी निकलती, मैं 3-4 बारी धक्के खा गया आपके गेट में, साहब जा रहे हैं बिल्कुल सीधा। मैं 4 घंटे से कहता यार अच्छा ठीक है, आप तू रोहतक भग दे, ताला तोड़ के घर में सामान पहुंच जाएगा। ठीक है। तो मेरा मतलब है वो संघर्ष था। यस। वो रूल नहीं थे। आपने वैसे संघर्ष पूछा है कि क्या संघर्ष आपने साथ। इस किस्म की एक बात नहीं है मेरे पास। शायद मतलब आपको बताने लग जाऊंगा तो वो समय लग जाएगा। आप इस बात को मैं भी समझ रहा हूँ और हमारी ऑडियंस भी समझ रही है कि ये कहानी एक ऐसी है जो कदम कदम पर आपको संघर्षरत रहना पड़ा होगा, तभी ये संभव है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक जगह लिखते हैं कि वी सी ए मैन एंड अप्रिशिएट हिम, बट वी डू नॉट नो हाउ मेनी ईयर्स ही हैज लॉस्ट फॉर दिस अप्रिशिएशन। हम देखते हैं किसी व्यक्ति को, उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि इस प्रशंसा तक पहुंचने की दौड़ में उसने कितना संघर्ष किया, समय लगाया। तो मैं समझता हूं ये बात बहुत स्वाभाविक है और समझ में भी आती है। तो बैल साहब, क्योंकि आप एक लिटरेरी पर्सन भी हैं, आपकी कविताएं, आपकी शायरी, आपके नॉवल भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। हाँ, मैं बताना चाहूँगा। अभी तो मैं श्रोताओं से भी कहना चाहूँगा, 2-3 नावल तो डिजिटल में भी आ गए जो 1972 में लिखे जाते थे। कुछ कविताओं का भी संग्रहालय आ गया है। आजकल मैं ये बैठने का ही काम कर रहा हूँ कि घर में बैठ के कविताएं लिखे। और ठीक है, काफी पसंद भी की जाती हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है। ये नहीं लगता कि मुझे नहीं हो। अगर आप चाहेंगे तो मैं 1-2 आपको बहुत सुना देता हूँ। जरूर। बहुत पुरानी कविताओं का लाया था 72 का। मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए, एक ऐसी कविता है जो आज भी चितार्थ है। ये 73 में लिखी गई थी। वीरे वेदना में जलकर, यानी इतने दुखों में रह के उस दिन कुछ आंसू अपने साथ लिए। जब मैं निकला था अपने संघर्ष में, अपनी जिंदगी में, तो मेरे पास आंसू ही थे, किसी का कोई साथ नहीं था। आंसू अपने साथ लिए उस अंधकार में कितने दीप जलाकर आया। बदल हर रोज दीप जला के आता था। कहता है कि तुम यौवन की मस्ती में खोकर, जो मेरे साथ थे, तुम यौवन की मस्ती में खोकर एक घूंट रुपायसी नैनों का पीकर वह जले दीप बुझाने चले। बहुत अच्छा। उनको पीछे फेंकना जा रहे थे। ये मत समझो मैं निर्बल हूँ, ये कभी मत समझना मैं निर्बल हूँ। ये मत समझो मैं निर्बल, मैं वो हूँ जो युगों युगों तक दीप जलाता आया। क्या बात है। मैं इंसान नहीं हूँ, मैंने कहा मैं एक इंस्टीट्यूट हूँ। यस यस। तो युगों युगों तक दीप जलाता आया, यौवन का इतिहास बनाता आया। बहुत अच्छा। यौवन का इतिहास बनाता आया। मैं अपना क्या परिचय दूं, मैं अपना क्या परिचय दूं। मैं वो कवि हूँ आंसू पीकर रक्त डालकर दीप जलाता हूँ। बहुत। मैं वो कवि हूँ जो आंसू पीकर रक्त डालकर दीप जलाता हूँ। मैं कब चाहता हूँ याद करो मुझे, मैं कब चाहता हूँ याद करो मुझे। कब कहा मैंने मेरे गीत सुनो, कब कहा मैंने गीत सुनो। मैं अकेला हूँ, सूनेपन में लिखता हूँ। मैं अकेला हूँ, सूनेपन में लिखता हूँ। मेरा आत्म परिचय कुछ भी नहीं, मेरा आत्म परिचय कुछ भी नहीं। दर्द कष्ट सब साथ लिए निकल पड़ा हूँ अंधकार में दीप जलाने। बहुत सुंदर। ये बहुत पुरानी कविता है, बहुत सुंदर, बहुत गाई जाती है। प्रवीण जी, आपकी इस कविता को सुनकर मैं आपके लिए एक रुबाई कहना चाहता हूँ कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता, बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है। ठोकर खाते तो गिर ही जाते हैं, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है। बस वही मर्द होता। तो आपने प्रवीण जी एक मर्द की तरह संघर्षों से जूझे और कभी भी हार नहीं मानी। तो आपको इस बात के लिए सैल्यूट है और रेडियो बूस्ट इस बात के लिए आपको मुबारक देता है कि आपने अपना अब तक का 73 साल का जो जीवन है वो बहुत ही संघर्षमय रखा है। और ये कहने की बात नहीं है, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं कि आप किस तरह से संघर्ष करते रहे। आपकी जीवन गाथा ये बताती है कि आप एजुकेशन को पूरा करके एक अच्छी नौकरी एज ए मैनेजर आप रिटायर हुए इंडियन ओवरसीज बैंक में। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने डिसेबल्ड लोगों के लिए बहुत प्रयास किए हैं और अब भी कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि विदेशों में भी आपको बुलाया जाता है, आप अब कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। और सोने पर सुहागा ये है कि परमात्मा ने आपको मां सरस्वती के आशीर्वाद से भी नवाजा है। आप बहुत सुंदर कविताएं, बहुत सुंदर उपन्यास, ये सब रचनाएं भी करते रहते हैं। हमारी परमात्मा से प्रार्थना है कि आप इसी ढंग से अपनी इस संघर्षमय जीवन को कंटिन्यू करें और इस यज्ञ में जो भी और आहुतियां आप डाल सकते हैं वो डालते रहें। गॉड ब्लेस यू। परमात्मा आपको और नवाजे और इसी तरीके हम आपको बार बार अपने रेडियो में बुलाते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत। सर, तो जैसे कि आज वर्ल्ड डिसेबल डे है, 3 तारीख का है आज, और दिव्यांगजन यानी कि विकलांगजनों का दिन आज मनाया जा रहा है, तो इस पर आपके क्या विचार है? आप इन लोगों को किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो भी मतलब जैसे विकलांग है, जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सबसे पहले बात, जिसको जितना सक्षम हो उतना उसको मदद करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद उसको भी सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो उसको करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान दूसरे के भरोसे कब तक जिएगा। आज अगर हम उसको 10 रुपये दे देंगे, उसकी ज़िंदगी तो चलेगी नहीं। तो उसको भी इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ, जैसे कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो करें। अगर
जैसे उसको मांगे चांगे कुछ पैसे मिल जाता है तो वो उस पैसे को कुछ खाए और सही जगह पे यूज करे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात है कि अगर उसको किसी चीज़ में नॉलेज है, किसी चीज़ का नॉलेज है, कोई काम कर सकता है तो उस काम करने का वो प्रयास ज़्यादा करे तो ज़्यादा बेहतर होगी। बिल्कुल। क्योंकि किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि 2 रुपया किसी काम करके ही कमा लो, ज़्यादा बेहतर है। वाकई। है कि नहीं? और जिसको जैसे इच्छा है कि चलो जितना हम कर सकते हैं उसको 10 रुपया दे सकते हैं, 20 रुपया दे सकते हैं, जैसे मदद कर सकते हैं, जिस तरीके से मदद कर सकते हैं, जी। खाने से हो, कपड़े से हो या फिर पैसे से हो, किसी भी चीज़ से हो, उसको मदद करना चाहिए। हाँ। क्योंकि वो हम लोग को ही सहारे बैठते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हमारे सहारे ही वो बैठते हैं, मुझे लगता है कि ये बात शायद पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि हर किसी इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई खासियत होती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब कोई कमी होते हुए भी बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल उन्होंने अपने जीवन में किए तो हैं। हमने अभी आपसे क्या कहा था कि अगर वो कर सकते हो तो करे, हाँ, कर सकते तो करें, करे। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप तो उसको मदद करना चाहिए। मदद करना चाहिए। हाँ हाँ, मेरा लेकिन कहना ये है। मदद भी मतलब किस सीमा तक कोई करे? बस जैसे कि मदद भी एक मदद की तरीके से किया जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि उसको बिल्डिंग बना के दे दिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अब उसको मदद इस तरीके से किया जाएगा जैसे कि अगर हमारे पास 50 रुपया है, बेचारा भूखा है, इसको खिलाना जरूरी है तो उसको तो खिलाना पड़ेगा। जी। ठीक है, बेचारे अगर कपड़े उसके पास नहीं है पहनने के लिए, या सर्दी का मौसम चल रहा है, उड़ने के लिए नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, तो उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। बाकी विशेष क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए घर तो नहीं बनवा सकते हैं भाई, इतना तो सक्षम नहीं है हम। अगर इतना सक्षम होते तो हम अपने लिए भी घर बना लेते। वाकई। तो ये चीज़ जो है मतलब हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे अगर कोई आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है, जैसे बिल्कुल विकलांग है, मतलब इसका शरीर किसी काम का नहीं है, तो उसको ज़्यादा मदद करना चाहिए। अच्छा। और जो जिसको किसी चीज़ का नॉलेज है, ये कर सकता है, हाँ। उसको करना चाहिए। क्योंकि वो अगर किसी दूसरे के भरोसे बैठा है तो वो गलती कर रहा है, गलत कर रहा है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जैसे कि समाज में ऐसा होता है कि नॉर्मल लोगों का एक अलग जगह होता है, एक अलग स्थान उन लोगों का होता है, जो दिव्यांगजन होते हैं उनका एक अलग स्थान होता है। मतलब ना चाहकर भी कहीं ना कहीं वो भेदभाव, वो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उनके बीच में आ ही जाता है। तो फिर इस पे आपके क्या विचार है? आप देखिए, क्या एक बात कहें? बता रहे हैं, जो ऐसा सोचता है सबसे पहले सबसे बड़ा विकलांग वो खुद है। फिर क्या बात कही आप? समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि देखिए, उसे भी भगवान बनाया और हमें भी भगवान बनाया है। ठीक है, तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो भेदभाव करता है वो सबसे बड़ा विकलांग है, मानसिक रूप से कमज़ोर है वो। ठीक है, और ऐसे भेदभाव की देखा जाए तो जो सही सलामत है उनमें भी भेदभाव किया जाता है। जैसे हम लोग काम करते हैं और कहीं पे जाते हैं, जैसे किसी कोठी टावर में जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि मेरे घर में कोई बीमारी चल के आ गया, इतनी दूरी बना लेते हैं। तो ऐसे तो भेदभाव करने वाला तो ऐसे भी भेदभाव कर लेते हैं, और जो भेदभाव ना करे उसके लिए तो सारा आदमी एक समान है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो भेदभाव कर रहा है वही असली विकलांग वही है, मतलब मानसिक रूप से वही विकलांग है। आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि समाज में मतलब किस तरह का परिवर्तन जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है वो होना चाहिए? सबसे समाज में देखिए, समाज अगर सबसे सुधार करना है तो सबसे पहला बात क्या पता है कि हर इंसान को भेदभाव खत्म कर देना चाहिए। गरीबी अमीरी देखिए सब ऊपर वाला बनाया है, ना तो 1 रुपया कोई लेके आया है, ना 1 रुपया कोई लेके जाएगा, ये तो एकदम निश्चित है, इसमें कहीं से कोई शक की बात नहीं है। फिर भी जो है हर इंसान को जो है इस मन में पता नहीं क्या भ्रम रहता है कि यार ये छोटा है, गरीब है, विकलांग है, यार उसे भी भगवान बनाया है ना, तुम थोड़ी बनाए हो। अच्छा, ये वो बताइए कौन ऐसा घर है जिसमें विकलांग नहीं है? अमीर में विकलांग नहीं है। अच्छा, जिस आदमी को विकलांग है क्या वो अपने बाप मतारी को क्या रास्ते पर छोड़ देते हैं? क्यों भाई, तेरा बाप मतारी तो बहुत बढ़िया है, वो बेचारा विकलांग है तो क्या, उसका क्या गलती है? उसका क्या गलती है बताइए? अगर हम उससे भेदभाव कर रहे हैं तो उसका गलती नहीं, गलती हमारा है। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग मतलब बोझ समझते हैं उनकी कि शायद उनके पापों का कर्म है या ऐसा कुछ कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा जो भी कुछ है नहीं है कि वो अलग से बोझ है, ऐसा भी समझा जाता है। मैं आपको क्या बोला कि ऐसा समझने वाला वो सबसे बड़ा मानसिक कमजोर है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर होता तो जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने क्या पाप किया, उनके घर में क्यों होते हैं ऐसा? ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है, ये सब प्रकृति का देन है। और जैसा जो हम आपने कहे हैं कि जिसका जैसा सोच है वैसा सोचेगा। देखिए, हम बोल सकते हैं, हम एक जागरूकता दे सकते हैं, मगर हम समाज को कह सकते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, मगर करना और ना करना तो उसकी मर्जी है। उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उसकी मर्जी है। मगर हकीकत यही है कि देखिए, किसी को भी अपने को छोटा से छोटा नहीं समझना चाहिए, और जो विकलांग है उसको
उसको मतलब विकलांग समझेगा तो उसका मन और छोटा हो जाएगा। वाकई। इसलिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये इस चीज़ को अगर हटा दे रहे हैं आप, अगर सब आदमी एक जैसा अपना देखो कि नहीं जैसा हम है वैसा वो है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं। तो वाकई आपने बहुत सुंदर संदेश दिया, मतलब हमारे समाज के लोगों के लिए कि कोई भी मतलब छोटा बड़ा नहीं होता, और मानसिक रूप से कोई विकलांग होता है तो होता है, और भगवान किसी को ऐसा नहीं बनाता। शुक्रिया। जी, आपका नाम? हरिश्चंद्र यादव। आप मुझे बता सकते हैं कि जैसे कि आज वर्ल्ड इंटरनेशनल डिसेबल पीपल डे है, मतलब कि जो लोग विकलांग होते हैं आज उनका दिन है, तो आप उनके बारे में क्या कहोगे? क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये धरती पर बोझ है, लेकिन बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि वो बोझ नहीं है, हमारी तरह ही एक इंसान है, उन्हें अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहोगे? नहीं, उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और हर इंसान के साथ में परेशानी आ सकती है मैडम। ये तो किसी को शौक नहीं लगता है कि कोई अपनी मर्जी से नहीं, विकलांग चाहता है कि नहीं चाहता है कि मैं अपने घर पे बोझ बन के रहूँ। जी। दो पैसा कमाने के लिए दुनिया सोचती है, और ये सोचता है कि हम कम से कम ऊपर वाला मुझे इतना दे जो मैं कम से कम 2 रोटी खा सकूँ, अपने सुबह का वक्त और शाम का वक्त अपना कर सकूँ पूरा। और बाकी तो बट मैम यही चाहते कि कोई भगवान विकलांग ना हो, ऊपर वाले से दुआ मांगते कि जो धरती पर अगर जन्म ले तो सही सलामत ऊपर वाला से भेजे, जी। वरना ये तो अपनी अपनी नसीब है कि जिसने आदमी कहता नहीं जो पहले कर्म करके गलत किए होंगे उसका फल मिलता है, तो बस ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा, तो आप इसे गलत समझते हैं जो लोग कहते हैं कि उन्हें पिछले जन्मों का जो कर्म है उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है और ऐसे रूप में वो पैदा होता है, तो आपको क्या लगता है कितना सच है कितना झूठ है? अब ये तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो कुछ होगा मैम, जो उन्होंने कुछ ऐसे किए होंगे कर्म जिसकी उनको सज़ा मिल रही है, और हम तो चाहते हैं कि ऊपर वाले से कि ये ज़िंदगी में अब आए हो तो कम से कम अच्छा कर्म कर लो, ताकि आगे दोबारा फिर अगर जन्म मिले तो बट वो ऊपर वाला चाहे तो सही सलामत इंसान को भेजे, वरना फिर जैसी किस्मत करोगे, जैसा करेगा इस जन्म में वैसा अगले जन्म में भुगतेगा। आपने अभी 2 वक्त की रोटी की बात करी थी, तो जो विकलांग लोग होते हैं, जो डिसेबल लोग होते हैं, कभी हम देखते हैं कि उनका हाथ टूटा हुआ है या फिर कोई पैर टूटा हुआ है या फिर उनकी ब्लाइंडनेस है, वो दिख नहीं रहा उन्हें एक कान से आँख से, और एक कान से सुन नहीं रहा है उन्हें, तो हम देखते हैं कि जैसे ई रिक्शा यहाँ पे कितने चलते, ई रिक्शा के लिए एक हाथ से भी ई रिक्शा चल सकता है और एक पैर से भी ब्रेक लग सकता है। तो जैसे थोड़े थोड़े उनके पास साधन होते हैं अपनी रोटी कमाने के लिए, अगर वो उनके पास ना हो तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और तब और जो साधन हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि लोग उनके पास जाएंगे, उनसे सामान खरीदेंगे या फिर उनके साथ ई रिक्शा में बैठकर अपनी जर्नी शुरू करना पसंद करेंगे ताकि वो सेफली अपनी जगह पे पहुंच जाए? जी देखिए, ऐसा है कि रिक्शा पे तो अब देखो, अगर उनके पास कोई साधन हो तो कम से कम वो कुछ नहीं तो 2 पैसा पैदा कर सकते हैं, और जब उनके पास कोई साधन ही नहीं है और बेमजबूर है, उनके पास कोई ना तो पैसे से कुछ भी है, ना उनके पास आगे कोई ना इधर कुछ दिखाई दे रहा ना इधर कुछ दिखाई दे रहा, तो उनको तो कम से कम ये लगता है इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो ज़्यादा बेहतर अच्छा है, और अगर हम धरती पर रहूं तो कम से कम 2 पैसा पैदा करके अपनी ज़िंदगी काट लूँ, यही दुआ मांगती हूँ ऊपर वाले से। अगर आप किसी विकलांग मतलब कि जो डिसेबल इंसान है उसको देखेंगे तो आप उसकी मदद के लिए क्या करना पसंद करोगे? अब मदद के लिए तो देखो, बट जिस तरीके से जिस लायक हूँ मैं भी सोचूंगा अगर उसका 10 रुपये करके भी अगर बंदा कोई दे तो उसकी शायद है कि दिन सुबह शाम का खाना उसके लिए हो जाया करेगा। आप रोज़गार देने की मदद करोगे उसे, जैसे कि छोटा सा ठेला ही लगा दिया उनके लिए, या फिर कोई ऑटो खरीद लिया, या फिर कुछ भी कर दिया, ऐसी छोटी छोटी मदद? अब अगर देखो, बट मैम अगर मैं भी उस पोजीशन लायक होगा तभी मैं कर सकता हूँ, अगर मैं भी उस लायक नहीं होगा तो फिर मैं कहाँ से कर दूँगा। पोजीशन की आपने बात करी तो मैं ये पूछती हूँ, जैसे कि इतने सारे ऑफिसेज हैं यहाँ पे, तो ये भी बहुत सुनने में आता है कि जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए ऑफिस में काम नहीं होता, चाहे वो छोटे से छोटा हो या फिर वो बड़े से बड़ा हो, उनको यहाँ पे जज कर लिया जाता है कि ये इंसान काम नहीं कर सकता, भले ही वो कितना समझदार क्यों ना हो। देखो आजकल देखो मैम, इतना तो जब इतने बड़े ऑफिस हैं तो कम से कम इतना तो काम उनके लिए पड़ा ही रहता है उस ऑफिस में, कुछ भी उनकी उसके कम से कम 2 रोटी मिल सकती है उसके लिए, इतनी उसको सैलरी मिल सकती है, इतनी अगर ये लोग चाहें तो, लेकिन बट ये लोग ये रखते नहीं हैं, तो इसकी तो अब इनकी मर्जी है कि। अच्छा, क्यों लगता है, क्यों नहीं रखते, ऐसी कौन सी वजह होगी? अब ये तो इनकी सोच है मैडम की, अब ये तो यही बता सकते हैं कि क्यों, या तो उनकी गरीबताई की हालत देख के उनको नहीं रखना चाहते हैं, या तो फिर वो अपनी कुछ और पोजीशन उनकी इंसल्ट होगी जी। ये तो उनकी अब वो उनकी सोच है मैम, ये तो वही समझ सकते हैं। अच्छा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जो सोचते हैं कि जो डिसेबल लोग हैं वो बोझ, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो धरती पे
कोई भी इंसान बोझ नहीं है। देखो ये तो अपनी किस्मत है कि लोग सोचते हैं बुरा उसके लिए, लेकिन ऐसा किसी ने भगवान ना करे कि शायद वो उसी दिन खुदा न खास्ता वो मेरे ही लिए हो जाए, तो फिर मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ उसे। तो ये तो कुछ भी नहीं, ये तो गलत सोच है इंसान की। इससे जो सोचता है वो गलत सोचता है। उसने वो तो उसके ऊपर वाले की किस्मत है कि उन्होंने जैसा ऊपर वाले ने भेजा उनको, अब वो तो उसका दंड भुगत रहे वो यहाँ पर। अच्छा, और जो डिसेबल है और वो देख रहे हैं, आप उनको सहानुभूति देने के लिए या फिर उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप उन्हें क्या कहना चाहते हो ताकि वो ज़िंदगी में कभी निराश ना हो? मैं तो ऊपर वाले से दुआ मांगते हूँ, और जो मेरे दर्शक जो मेरे भाई देख रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि अगर आपसे हेल्प बन सकती है तो उनकी मदद करें। और ऐसे दुनिया में जैसे मजबूर इंसान है जो विकलांग और हम हाथ पैरों से विकलांग हैं, उनकी मदद की जाए ताकि वो सही सलामत अपनी 2 रोटी ज़िंदगी में खा सकें। आप इसे पुण्य का काम समझते हैं? जी क्यों नहीं समझता हूँ, बिल्कुल समझता हूँ। मैं भी जन्म लेके आया हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, और हर चीज़ मैं समझता हूँ कि हर इंसान के सामने मजबूरी होती है। अब ये तो दूसरा नहीं समझता है कि उसकी क्या मजबूरी है। वो अपने घर से निकलता है, उसके पास पैसे हैं कि नहीं हैं, वो कैसे निकला, किस हालत से निकला है, वो तो अपनी परेशानी खुद झेलता है। लेकिन दूसरे को लगता है कि अरे ये तो पता नहीं ये कौन से अहम में है, कौन से घमंड में घूम रहा है। लेकिन इसके दिल पे हाथ धर के पूछो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, वो मजबूरी से निकला है। मतलब हमें उनका जो दुख दर्द है उन्हें समझना चाहिए, उनके पास 2 पल बैठ के ये समझना चाहिए कि ये हमसे अलग नहीं है, हमारे जैसे ही है। आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल मैम, मेरे एक तरह से मेरे भाई की तरीके से। बिल्कुल। जो ओलंपिक्स में जाके जो डिसेबल पीपल होते हैं ओलंपिक्स में जाके इतना नाम रोशन करते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? वो तो नाम रोशन करेंगे तो हमें नहीं, मेरी दुनिया में हर इंसान को फक्र होगा, गर्व होगा कि चलो कम से कम इस इंसान ने इस पोजीशन से और कहाँ पहुँच गया, ये तो सबको बहुत खुशी की बात होती है। जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने हमारे भाई हैं उनको सुना कि उन्होंने कितना अच्छा बोला कि जो डिसेबल पीपल होते हैं वो हमारे जैसे ही होते हैं, खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ ऐसा हो। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती थी, अगर आपके आसपास जो भी डिसेबल पीपल है उनकी मदद करिए आप जाके, उन्हें इग्नोर ना मारिए, या फिर आपको अगर बाई नहीं चांस मेट्रो में भी मिल जाए तो उन्हें अपनी सीट दे दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बार ही देखती हूँ ऐसा, जो मेट्रो में लोग आते हैं वो उन्हें सीट ही नहीं देते हैं। ऐसा ना करिए, आप उन्हें सीट दीजिए। और मैं हूँ आपकी आरजे आयुषी, और आप सुनना ना भूले रेडियो बूज, इसमें नशा है।